हाय एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस एक सबसे पहला स्टेप है। अगर आपको किसी भी असेसी से टैक्स लेना है ना, तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि वो हमारे भारत में रेजिडेंट है या नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत छोटा है, बट मार्क्स में ये बहुत वेटेज रखता है। हमारे एग्जाम में 8-8 नंबर का क्वेश्चन इस छोटे से टॉपिक पर आता है। सर टॉपिक छोटा है तो इस पे 8 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए एग्जामिनर आपको चांस देता है ये 8 से 10 नंबर को अचीव करने का। तो बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, आइए एक बार इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, लिखेंगे टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ जी, रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले याद रहे कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपका, आप भारत में रहते हो, इसका मतलब ये नहीं आप रेजिडेंट हो गए। आपका भारत में घर है, आपका दिल्ली में घर है, बंबई में है, बनारस में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, आसाम में है, कहीं पर भी है, ये नहीं कि आप इंडिया में रेजिडेंट हो गए। आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, ये नहीं कि आप रेजिडेंट हो गए। सर तो रेजिडेंट कैसे होंगे? अरे अगर मेरे पास भारत का आधार कार्ड है, मेरा आधार मेरा अभिमान, तो क्या फिर भी मैं रेजिडेंट नहीं हूं? यस, देन यू आर नॉट ऑल्सो रेजिडेंट इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है किसी का, तो उसमें आपको आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देखना, उसमें आपको घर नहीं देखना कि वो असेसी कहां रहता है, आपको देखना है कि वो असेसी हमारे भारत में प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल की आप इनकम टैक्स की रिटर्न बनाने जा रहे हो, उस साल में वो पर्टिकुलर दिन इंडिया में था या नहीं था। तो सबसे पहले तो एक बार ध्यान देंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्या होता है और ये असेसमेंट ईयर क्या होता है। आई होप अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, फिर भी एक बार हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ। देखो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इस चैप्टर में मैं बस यही यूज करूंगा, प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो बेसिकली एक बार समझ तो लेते हैं कि व्हाट इज previous year, what is previous year under इनकम टैक्स। देखो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल। बट अगर हम इनकम टैक्स में बात करें, तो इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर अंडर इनकम टैक्स। प्रीवियस ईयर अंडर इनकम टैक्स is known as current फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ या चल रहा है, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं।
अगर मैं यहां से करंट वर्ड हटा देता हूं, अगर मैं यहां से एक बार करंट वर्ड को डिलीट कर देता हूं, आप भी डिलीट कर दो, पक्का उसको काटो, ये नहीं कि आप फ्लूट लगा दोगे कि गलती हो गई, मैं जानबूझ के आपसे ये वाला वर्ड कटवा रहा हूं। मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर बोला जाता है, हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर बोला जाता है इनकम टैक्स में। लिखेंगे ऑल प्रीवियस ईयर, ऑल प्रीवियस ईयर्स कर लेते हैं, आर नोन एज, या फिर लिखेंगे ऑल फाइनेंशियल ईयर, ऑल फाइनेंशियल ईयर, ऑल फाइनेंशियल ईयर आर नोन एज प्रीवियस ईयर। जो भी 1 अप्रैल से आपका टेन्योर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को खत्म हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग वालों की दुनिया में हम उसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। चाहे 2000 या 2002, 2003 कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो, हम उन सबको प्रीवियस ईयर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2002 से आपका स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2003 को खत्म हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2003। बस हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। है ये फाइनेंशियल ईयर ही, बस इनकम टैक्स की लैंग्वेज में हम इसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में हम इसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और लिखेंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फाइनेंशियल ईयर for which we are computing taxable income and tax liability वो फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए हम अपनी इनकम निकाल रहे हैं, टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, जिस साल के लिए हम अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, कुल मिला के जिस साल का हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कोमा is known as relevant previous year। ये रेलेवेंट वर्ड क्यों लगाया, जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल के लिए रेलेवेंट वर्ड यूज हुआ, और सारे फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर तो है ही। तो जिस भी साल के लिए हम अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं उस साल को बोलेंगे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जैसे आप अगर 2002-2003 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, 2002-2003 ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर हम इसको बोल सकते हैं इनकम टैक्स में, अगर आप इसकी वर्किंग दोबारा करना चाहते हो तो आप क्या बोलेंगे कि मैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2002-2003 की वर्किंग कर रहा हूं,
मैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2003 2004 की वर्किंग कर रहा हूं, मैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2005 2006 की वर्किंग कर रहा हूं। तो जिस भी साल को आप पॉइंट आउट कर रहे हो उस साल के आगे रेलेवेंट वर्ड ऐड कर देना। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है ना कि सारे फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, बट जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप काम कर रहे हो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि हम इस साल के लिए अपनी इनकम निकाल रहे हैं, तो रेलेवेंट वर्ड यहां पे ऐड हो जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, अब लिखेंगे हम फोर्थ पॉइंट। तो इतना यहां तक आपको इतना क्लियर है कि हम जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए काम कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर को हम क्या कहते हैं, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2022-23, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2022-23 जो हमारा अभी करंट चल रहा है और कुछ दिन में हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2022-23। अब जो भी आप इनकम निकालोगे, जो भी आप पैसा अर्न करोगे प्रीवियस ईयर 2022-23 में, एक तो पहली बात ये आपका क्या है, ये आपका है करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं अकाउंट्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आपका क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर है। बैंक वाले भी इसको क्या बोलेंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे, बट इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, इसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे, जो भी चल रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। तो इसमें आप जो भी इनकम जनरेट करोगे, इसमें आप जो भी इनकम जनरेट करोगे, इनकम अर्न, ठीक है, उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये प्रीवियस ईयर आपका कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023 को। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या हम करंट ईयर की इनकम पे, क्या हम प्रीवियस ईयर 2022-23 की इनकम पे 2022-23 में टैक्स दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं दे सकते। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमें क्या पता 31 मार्च को हमारी कौन सी लॉटरी लग जाए, हमारी सेल एकदम से कितनी बढ़ जाए, हमारी क्या पता सैलरी इंक्रीज हो जाए, क्या पता हमारे पास रेंट का किराया कितना आ जाए, क्या पता हमारी कोई प्रॉपर्टी बिक जाए। तो हम 31 मार्च तक टैक्स पे नहीं कर सकते, रूल में लिखा है 31 मार्च तक आप टैक्स पे नहीं कर सकते। तो सर फिर कब पे करेंगे, लिखेंगे जो ये टैक्स लायबिलिटी है, ये आपको पे करनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। ठीक है, क्योंकि आपको टैक्स लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर पे करनी पड़ती है, आपको टैक्स लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर पे करनी पड़ती है। तो इस नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं, इस नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जिस साल में आप अपनी इनकम निकाल रहे हो, जिस साल में आप अपनी इनकम निकाल रहे हो, किस साल की, जो खत्म हो चुका, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। फिर आप क्या कराओगे, टैक्स भी जमा कराओगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, सारे आपके जो जितने भी ईयर होते हैं सबको प्रीवियस ईयर कहते हैं। बस जिस भी साल की आप बात कर रहे हो ना,
उसके आगे रेलेवेंट वर्ड ऐड हो जाता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, अब मतलब मैं आपसे कहूं कि मैं रेलेवेंट ईयर 2022-23 की इनकम निकालने जा रहा हूं, तो वो रेलेवेंट वर्ड क्या कह रहा है कि मैं प्रीवियस ईयर 2022-23 की इनकम निकालने जा रहा हूं। ठीक है। अब जैसे अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, जब मैं असेसमेंट ईयर 23-24 में आ जाऊंगा, तो मैं सीधा ये बोलता हूं कि मैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहा हूं और मैंने ईयर मेंशन नहीं किया, तो उसका मतलब यही है कि मैं जो तुरंत पिछला ईयर खत्म हुआ है उसकी इनकम निकालने जा रहा हूं। ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कहता है इट मीन्स कॉमा we earn income in relevant previous year and pay tax thereon। हम उस पे टैक्स कब पे करते हैं? एंड पे टैक्स thereon in next year, that is in relevant assessment year। इन रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का जो भी अगला साल होगा वो आपका क्या है? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो हम इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी फाइनेंशियल ईयर ही होता है, वो भी फाइनेंशियल ईयर ही होता है, और जो उस पे टैक्स होता है वो पे करते हैं अगले साल। अब एक पॉइंट यहां से और निकल के आता है, एवरी असेसमेंट ईयर इज प्रीवियस ईयर। ठीक है। एंड सिमिलरली एवरी प्रीवियस ईयर इज असेसमेंट ईयर। पॉइंट समझा आपने? सारे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी है और सारे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी है। सर कैसे? आइए एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे 2015, 2016, या फिर थोड़ा आगे से लिखते हैं, काफी पीछे से हो जाएगा ये तो। 2018, 2019, 2020। ठीक है। 2021, 2022। हाँ जी, हमने लिखा, एक तो ये पता नहीं 9 क्यों नहीं बन रहा मेरे से, चलिए ठीक है। हमने लिखे कुछ हमारे पास ईयर है, हमने लिखा कि कुछ हमारे पास ईयर है 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, चलो 2023 भी लिख लेते हैं, 2023। ठीक है। ये हमारे क्या है? ईयर है। ये हमारे ईयर है। ईयर होने के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर भी है, फाइनेंशियल ईयर होने के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी है। देखो, ईयर है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर है अकाउंट्स वालों के हिसाब से, और प्रीवियस ईयर है इनकम टैक्स वालों के हिसाब से। अब आप मेरे को एक बात बताना कि 2018 में जो भी इनकम अर्न करोगे, इनकम अर्न एंड टैक्स
पेड इन, जो भी आपने इनकम अर्न करी उस पर टैक्स कौन से साल में दोगे? सर नेक्स्ट ईयर में, 2019 में। तो ये 2019 क्या हो गया? ये 2019 असेसमेंट ईयर हो गया। किसका? ये असेसमेंट ईयर हो गया 2018 का। ये असेसमेंट ईयर हो गया किसका? 2018 का। तो मैं कह सकता हूं 2019 इज द असेसमेंट ईयर ऑफ 2018। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब अगर मैं बोलूं कि 2018 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, तो 2019 होगा। पॉइंट समझे कि ये रेलेवेंट वर्ड क्यों आया यहां पे? अगर आपसे यही क्वेश्चन आ जाए कि बताओ 2018 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है, और ये सारे ऑप्शन आपको गिवन है, तो आप किस पर अपना ऑप्शन चूज करोगे? 2019 पर। ठीक है, तो हमारा पॉइंट चल रहा था कि सारे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी है और सारे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी है। कैसे? ये प्रीवियस ईयर है, इस पर आप टैक्स दोगे इसके असेसमेंट ईयर में 2019 में। तो क्या 2019 में खाना नहीं खाओगे क्या? 2019 में पानी नहीं पियोगे क्या? 2019 में कपड़े नहीं पहनोगे क्या? कहीं घूमने नहीं जाओगे क्या? अरे 2019 में पैसा नहीं कमाओगे क्या? सर कमाएंगे। तो 2019 में जो भी पैसा आप कमाओगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। किस में? 2020 में। और ये 2020 क्या है? असेसमेंट ईयर है। और किसका है? 2019 का है। समझे? ऐसे ही 2020 में जो भी आप इनकम कमाओगे उस पर टैक्स दोगे 2021 में। और ये 2021 क्या है? ये असेसमेंट ईयर है। किसका? ये 2020 का असेसमेंट ईयर है। ठीक है, ऐसे 2021 में जो भी इनकम जनरेट करोगे उस पर टैक्स दोगे 2022 में। 2022 में उस पर टैक्स दोगे। ठीक है, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 18-19, 19-20, 20-21। अगर मैं इसको एक बार यहां पे मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, मैं लिख देता हूं यहां पे 2018-19 है, ये 2019-20 है, ये 2020-21 है, ये 2021-22 है, क्योंकि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है ना और 31 मार्च को खत्म होता है। ये आपका 22-23 है और ये आपका 23-24 है। ठीक है, सिमिलरली ये आपका 2019-20 है। 18-19 की इनकम 19-20 में टैक्सेबल होगी। ये आपका 20-21 है, ये आपका 21-22 है, असेसमेंट ईयर की बात हो रही है। ठीक है, और ये आपका 2022-23 है, 2022-23 है। आपको लग रहा होगा कि सर ने इस कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम क्यों लगा दिया? क्योंकि भाई जरूरी है। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट होगा, उसमें यही बोला जाएगा कि प्रीवियस ईयर में इतने साल रहा, असेसमेंट ईयर में इतने साल रहा, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कि क्या हुआ। तो इसलिए ये पॉइंट समझना क्लियर है। और आगे इनकम टैक्स में आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी ये बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो 2022 आपका क्या है? असेसमेंट ईयर है। ऐसी 2022 की इनकम टैक्सेबल होगी 2023 में। ठीक है, ये भी क्या है? असेसमेंट ईयर है। ये भी क्या है? असेसमेंट ईयर है 2023-24, 2023-24 नोट करते रहे। ठीक है, अब ऐसी लास्ट हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक
ये आपका है 2024 में आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 2024 भी आपका क्या है, असेसमेंट ईयर है। ठीक है, इसका टेन्योर कैसे स्टार्ट होगा, 2024-25। अब मुझे लगता नहीं कि आपके मन में डाउट होगा कि सर 2018 भी असेसमेंट ईयर है क्या? हाँ, 2018 भी असेसमेंट ईयर है, 2018 भी असेसमेंट ईयर है। किसका? 2017 का, मतलब 16-17 का। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? सॉरी, 17-18 का। ठीक है, तो पूरी चेन आई होप आपको समझ आई होगी कि ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर क्या होता है। हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है, असेसमेंट ईयर भी है। जिसकी आप बात कर रहे हो, क्वेश्चन में जिसकी बात की जा रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जिस पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हो, बस उसके आगे रेलेवेंट वर्ड ऐड हो जाता है। ठीक है, यहां तक नोट करो। फिर हम आगे चलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस पर। हां जी, तो चलिए अब एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस पर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब यह नहीं कि आपका दिल्ली में चांदनी चौक में पराठे वाली गली में घर है, आपका लक्ष्मी नगर में घर है, आपका बंबई में आपका सी लिंक पे घर है, या फिर चेन्नई में घर है। यह नहीं कि आप कहीं भी रहते हो भारत में। आपको रेजिडेंट हम कब बोलेंगे? अगर आप हमारी कंडीशन को पूरा करते हो। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है इन डेज, डेज के अंदर कंडीशन है। अगर आप प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इतने साल हो, तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे और आपकी इनकम पर टैक्स लेकर रहेंगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, देन यू कैन फ्रीली एंजॉय। ऑलराइट, चलिए अब आइए लिखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। हां जी, लिखे के रेजिडेंशियल स्टेटस, और इधर लिखेंगे सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं इंडिविजुअल, फॉर इंडिविजुअल। देखो, आई रिपीट, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। हमारे इनकम टैक्स लॉ में हमारे पास असेसी कितने प्रकार के हैं? हमारे पास असेसी है 7 प्रकार के। इंडिविजुअल, जैसे मैं, जैसे आप। एक होती है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक होती है फर्म, जिसमें LLP भी इंक्लूड है। एक होती है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, फिर हमारी आती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कुछ लोग मिलकर बिजनेस कर लेते हैं, बट कुछ भी कानूनी काम नहीं करते, मतलब पेपर वर्क नहीं करते, वो बस इकट्ठा हुए और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक होती है ट्रस्ट, NGO वगैरह। एक होती है आर्टिफिशियल जुडिशनल बॉडीज, ठीक है, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये 7 प्रकार के हमारे पास असेसी होते हैं इनकम टैक्स लॉ में। तो इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस, ये रेजिडेंट है या नहीं है, वो अलग अलग होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। ठीक है, अब लिखेंगे कंडीशंस फॉर इंडिविजुअल to become resident in previous year are as follows। ठीक है, आर एज फॉलोज। सारे फाइनेंशियल ईयर आपके प्रीवियस ईयर है,
बस जिस साल के लिए आप काम करोगे उस साल के आगे लिख देना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या जिस साल में आप देख रहे हो उस साल को बोल देना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं कि वो क्या कंडीशन है, वो क्या है जिससे आप रेजिडेंट बन जाओगे। आधार कार्ड भी नहीं माना आपने हमारा, आपको फिर भी शक है हमारे ऊपर। तो आइए सर एक बार आप ही बता दो कि क्या फंडा है रेजिडेंट बनने का। ठीक है, आइए। हाँ जी सर, आप ही बता दो क्या फंडा है रेजिडेंट बनने का। तो चलिए साथ साथ लिखेंगे। देखो इसको नोट जरूर करना, क्योंकि हमारी बुक्स में ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और मैंने इसको बहुत इजी वे में कवर करने की कोशिश की है। लिखेंगे केस नंबर 2 और इधर लिखेंगे केस नंबर 3। ठीक है जी। चलिए, पहले सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 3 हुआ करता था, बट अभी 2 केस और ऐड कर दिए इन्होंने। तो चलिए सबसे पहले उनकी हम हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखने जा रहे हैं, उनकी हेडिंग। अच्छा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। वैसे तो अब हम अभी इसको रीड आउट करेंगे। ये देखो, ये है केस नंबर 1, ये है केस नंबर 1। इंडियन सिटीजन जो भारत छोड़ के चला गया इन प्रीवियस ईयर में एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, या फिर वो चला गया और हु लिव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो लिखेंगे इंडियन सिटीजन who leaves India, इंडियन सिटीजन who leaves India, जिन्होंने भारत छोड़ दिया। इंडियन सिटीजन who leaves India for employment or for Indian ship duty as a crew member। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये क्रू मेंबर ही देखने को मिलेगा, तो इस पर ध्यान देना। हमने क्या लिखा, पहली बात इंडियन सिटीजन होना चाहिए जिसने भारत को छोड़ा, हु लीव्स इंडिया। क्यों? उसको जॉब पर जाना था, उसको बिजनेस करने जाना था, एम्प्लॉयमेंट पर्पस से उसने भारत को छोड़ दिया, या फिर उसको इंडियन शिप की ड्यूटी पर जाना था। ठीक है, हु लिव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, या फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर्पस से भारत को छोड़ा। ठीक है, यहां तक नोट करो। केस नंबर 1 होता है कंप्लीट। ठीक है, केस नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब मैं एक बार लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, अगर हो गई तो। नहीं, इससे तो नहीं हो रहा। एक सेकेंड, माउस से ट्राई करते हैं। इट वर्क्स। कलर दूसरा लेते हैं। यस, अब एक बार इधर भी कर देते हैं हैंड टू हैंड। यस, ठीक है। चलिए, अब लिखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 लिखेंगे इंडियन सिटीजन
इंडियन सिटीजन हु भी लिखेंगे, सीधा लिखेंगे इंडियन सिटीजन लिव आउटसाइड इंडिया। मजा नहीं आया, थोड़ा दोबारा से लिखते हैं। इंडियन सिटीजन लिव आउटसाइड इंडिया। अब सही है, लिव आउटसाइड इंडिया। लिव आउटसाइड इंडिया, भारत के नागरिक जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, बट वो है इंडिया के नागरिक, वो है इंडिया के नागरिक। कम्स टू इंडिया, भारत आए, ऑन अ विजिट। कुतुब मीनार देखने आए, ताजमहल देखने आए, या फिर चांदनी चौक में लस्सी पीने आए, या फिर अपनी नानी से मिलने आए, अपने दादाजी से मिलने आए, अपने ताऊजी से मिलने आए, गर्लफ्रेंड से मिलने आए, ठीक है, बॉयफ्रेंड से मिलने आए। तो इंडियन सिटीजन जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं बट वो इंडिया आए हैं, ठीक है। और अब लिखेंगे केस नंबर 3, अदर्स। केस नंबर 3 बढ़िया है, अदर्स, ठीक है। तो हम शुरुआत भी करेंगे केस नंबर 3 से। आइए केस नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर 3 में अब हम लिख रहे हैं कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो केस नंबर 3 में 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन, ठीक है, 2 कंडीशन है। इफ एनी वन फुलफिल, अगर दोनों में से कोई भी एक पूरी कर दी तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट। मतलब वो इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाएगा, उनको आर की कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है। तो केस नंबर 3 में कंडीशन कितनी है, 2 कंडीशन है। अगर कोई भी एक पूरी कर दी, अगर कोई भी एक पूरी कर दी, अगर कोई भी एक पूरी कर दी तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे भारत में। तो आइए एक बार उन दोनों कंडीशंस को देख लेते हैं। हाँ जी, कंडीशन 1, इसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन 1। लिख देता हूं, बेसिक कंडीशन 1। बेसिक कंडीशन, और यहां पर लिख देता हूं 1। बेसिक कंडीशन 1 कहती है, अगर आप प्रीवियस ईयर में, अगर आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, जैसे अगर मैं अब 2022-23 की बात करूं, 2022-23 की इनकम पे 2023-24 में टैक्स देना पड़ेगा। तो 2023-24 में टैक्स तो हम तभी देंगे ना जब आप 2022-23 में क्या होंगे, रेजिडेंट। तो 2022-23 में आप रेजिडेंट तभी बन पाएंगे अगर आप 182 दिन मिनिमम या उससे ज्यादा भारत में थे प्रीवियस ईयर 22-23 में, ठीक है। लिखेंगे बेसिक कंडीशन 1, इंडिविजुअल must be in India, individual must be in India minimum 182 days
मिनिमम 182 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल की भी आप बात कर रहे हो। छोटी सी कंडीशन है, अगर आप 182 दिन हो, 182 दिन थे, तो आप रेजिडेंट बन जाओगे 2023-24 में, और फिर 24-25 में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 2022-23 की बात कर रहे हो तो 2022-23 में अगर आप रेजिडेंट थे तो आपको 23-24 में टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल। तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो आप इसको पूरी कर दो या फिर मैं दूसरी लिखता हूं, हां जी, आइए लिखेंगे दूसरी। हां जी, दूसरी लिखेंगे इंडिविजुअल, रेड से लिख देता हूं, इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया, इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया मिनिमम 60 डेज, minimum 60 days in relevant previous year, in relevant previous year, and क्या लिख रहा हूं मैं, and minimum 365 days in minimum 365 days in एक बार अभी काटेंगे इसको, इन फॉर इमीडिएट, एक बार दोबारा से काटेंगे, थोड़ा मैं इधर लिखना चाहता हूं, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होती तब तक काटेंगे। इन फॉर, FOUR ऐसे लिखेंगे, इन फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग, पिछले, प्रीवियस ईयर फ्रॉम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हां जी, आई होप आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी, अगर नहीं हो रही तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। एक बार मैं जरा लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूं। चलिए, तो क्या मतलब है, दूसरी कंडीशन ये कहती है, अगर आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, अगर आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा हो, 60 दिन या उससे ज्यादा हो, एंड 365 डेज, एंड 365 डेज, एंड 365 डेज और मोर, मतलब मिनिमम 365 डेज आप हो पिछले 4 सालों में, जो पिछले 4 साल आपको तुरंत रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले देखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बताता हूं एग्जाम्पल के जरिए। हां जी, एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारी टेबल है ना भी, वरना वो खराब हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कह रहा है, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अर्जुन
ऑफ मिस्टर अर्जुन फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अर्जुन फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप 23-24 पे ले सकते हो। लो इसको 23-24 कर लेते हैं, कुछ भी लो आप 2023-24 ले लेते हैं। मतलब 2023-24 क्या है? अर्निंग ईयर। और आपको डिटरमाइन करना है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अर्जुन फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24 एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। कुछ हमको डिटेल गिवन है, ईयर, डेज। हमारे पास कुछ ईयर है 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि ईयर 2022-23 में जो इनके डेज थे इन इंडिया वो थे 5 दिन। सिर्फ और सिर्फ ये 5 दिन रहे। सिर्फ और सिर्फ ये 5 दिन रहे 22-23 में। कितने दिन? 5 दिन। अच्छा, 2021-22 में रहे ये 105 दिन। ठीक है जी। 2020-21 में रहे ये 115 दिन। ठीक है, 2020-21 में रहे ये 115 दिन। तो ये 22-23 में रहे 5 दिन, 21-22 में रहे ये 105 दिन। ठीक है, और ये आपके पास 20-21 में रहे 115 दिन। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन में ऐसे ही आपको दिन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही आपको दिन देखने को मिलेंगे। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम आगे लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। 2019-20 में क्या हुआ? ये रहे हमारे पास 140 दिन। ठीक है, 140 दिन। और नीचे भी कुछ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, नीचे कह रहे हैं एंड मिस्टर अर्जुन लिव्स इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24 केस 1 210 दिन। ठीक है, या फिर और कम ले लेते हैं, 190 कर लेते हैं, क्या टेंशन है, 190 कर लेते हैं। केस 2 183 दिन। केस 3 181 दिन। ठीक है, केस 4 182 दिन। ठीक है, और आपका केस 5 61 डेज। ठीक है, या फिर 60 कर लेते हैं, 60 डेज। और नेक्स्ट में कर लेते हैं 61 डेज। ठीक है,
और एक और ले लेते हैं 759 डेज। चलिए, बहुत अच्छा मैंने एग्जाम्पल बनाया है। एक बार दोबारा से पढ़ देता हूं कि आपको अर्जुन साहब का रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है प्रीवियस ईयर 23-24 का, हमको डिटेल गिवन है। तो क्वेश्चन में ना तो ये बोला गया कि ये भारत को छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस से या इंटर्नशिप की ड्यूटी पे, ना क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये बाहर रहते हैं, ये इंडिया आए विजिट पर। तो ये क्या है आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारे पास दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? या तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब 23-24, उसी की तो बात कर रहे हो आप। क्वेश्चन कह रहा है ना, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अर्जुन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। तो प्रीवियस ईयर तो सारे हैं, ये नीचे प्रीवियस ईयर तो सारे हैं, बस आप अब किस साल की बात करने जा रहे हो? 23-24 की। तो 23-24 का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। पहली कंडीशन क्या है? हम पहले चेक करेंगे सारे केसेस में ये चेक करेंगे कि पहली कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं। अगर वो पूरी हो गई तो दूसरी लगाने की जरूरत ही क्या है? दूसरी लगाने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, तो पहली कंडीशन है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में मिनिमम 182 दिन आप इंडिया में होने चाहिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं केसेस क्या है। भाई रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो यही है ना हमारा, इसमें देखते हैं। ये देखो यहां पर भी है 182 दिन या उससे ज्यादा, यहां पर भी है 182 दिन या उससे ज्यादा, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी है 182 दिन से ज्यादा और यहां पर भी नहीं है। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। ठीक है, यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है। तो बेसिकली केस नंबर 1 में कौन सी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई? बेसिक कंडीशन 1 पूरी हो गई। केस नंबर 2 में भी बेसिक कंडीशन 1 पूरी हो गई। बेसिक कंडीशन 1 पूरी हो गई। केस नंबर 3 में बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई। ठीक है, केस नंबर 4 में भी बेसिक कंडीशन 1 पूरी हो गई। केस नंबर 5 में बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई और केस नंबर 6 में भी बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई। अब जहां पर भी बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई, एक और है, यहां पर भी नहीं है, 182 डेज यहां पर भी नहीं है, तो बेसिक कंडीशन 1 यहां पर भी पूरी नहीं हुई। अब जहां पर बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई, मतलब इन केस नंबर 3, इन केस नंबर 5 एंड इन केस नंबर 6 एंड 7, अब हम वहां पर बेसिक कंडीशन 2 लगाते हैं। अब हम वहां पर बेसिक कंडीशन 2 लगाते हैं। बेसिक कंडीशन 2 क्या कहती है? बेसिक कंडीशन 2 ये कहती है कि आप अगर 60 दिन हो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में एंड 365 डेज हो तुरंत पिछले 4 सालों में, तुरंत पिछले 4 सालों में, इन 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर फ्रॉम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। देखो इस रेलेवेंट ईयर से, इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल मैंने लिख दिए। 4 इमीडिएट preceding previous year from relevant previous year, that is 23-24। 23-24 से तुरंत पिछले 4 साल मैंने लिख दिए, पिछले तुरंत 4 साल मैंने लिख दिए और इन चारों सालों में कितने दिन ये रहे उनका टोटल कर लेते हैं, 5 और 105,
110, 110 और 115 ये आपके हो गए 225, 225 और 140 ये आपके हो गए 365। मैंने क्वेश्चन इसीलिए डिजाइन किया था जिससे आपको बता सकूं। तो पिछले 4 सालों में 365 दिन है, मतलब बेसिक कंडीशन की जो 2 पार्ट है, बेसिक कंडीशन 2 के, सॉरी, बेसिक कंडीशन 2 के 2 पार्ट है। एक तो 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस, दूसरे पेन से लिखते हैं, प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर। तो ठीक है, पिछले 4 सालों में 365 दिन तो ये है। अब देख लेते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा है कि नहीं, और कहां देखेंगे, जहां पर बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई। ठीक है जी, यहां पर बेसिक कंडीशन 2 पूरी हो गई, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा भी है और 365 तो ऊपर ही पूरा हो गया, यहां पर भी हो गई। टिक लगा देता हूं। ठीक है, केस नंबर 5 में भी हो गई, 60 है एग्जैक्ट। ठीक है, केस नंबर 6 में भी हो गई, 61 है। ठीक है, बट केस नंबर 7 में नहीं हुई, केस नंबर 7 में नहीं हुई। अब देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 7 में ये रेजिडेंट नहीं बने, बाकी सब में ये रेजिडेंट बन गए। आर 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 आर, बस यहां पे ये क्या रह गए, एनआर। यहां पे ये क्या बन गए, एनआर। तो सारे केसेस में ये रेजिडेंट बन गए, बट लास्ट वाले केस में ये रह गए, लास्ट वाले केस में ये रह गए, और लास्ट वाले केस में ये क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट बन गए। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लो, अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा क्रिटिकल है। अब जब कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट बन गया, अब जब कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट बन गया तो उस पर प्रोविजन लगते हैं नॉन रेजिडेंट के। ठीक है, वरना रेजिडेंट के लगते हैं। ऑलराइट, तो जो भी पर्सन आपका नॉन रेजिडेंट रह गया, जो भी व्यक्ति आपका नॉन रेजिडेंट रह गया, उस पर प्रोविजन लगेंगे किसके, नॉन रेजिडेंट के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो प्लीज आप यहां तक की बात को नोट कीजिए। हम रेजिडेंशियल स्टेटस में अभी 3 केस पे है, मतलब 3rd केस पर है, अभी 2 केस डिस्कस नहीं कर रहे। आज के लेक्चर में यहीं रुकते हैं, आज के लेक्चर में यहीं रुकते हैं। यहां तक आप अच्छे से इनको नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर हम आगे चलेंगे कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में क्या आपको कंप्यूटेशन करनी है डेज के रूप में, कितना क्राइटेरिया इनका है और कितना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर रुकते हैं। याद रखना, जो रेजिडेंट नहीं बन पाए वो नॉन रेजिडेंट बन गए और उन पर नॉन रेजिडेंट के प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। वैसे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आप इसको मतलब ये कह सकते हैं कि इंडियन सिटीजन जो भारत छोड़कर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, उनको थोड़ा हम रिलीफ और देंगे, उनको थोड़ा हम रिलीफ और देंगे। ठीक है, और जो इंडियन सिटीजन विदेश रहते हैं और यहां आ रहे हैं, इनको हम पकड़ना चाहेंगे, इनको हम पकड़ना चाहेंगे, इनसे टैक्स की वसूली करना चाहेंगे, तो इनको थोड़ा हम जल्दी लपेटना चाहेंगे कि आओ तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। याद रखना, जिस पर आर नहीं लग पाया, जिसको आर की कैटेगरी नहीं मिल पाई, उसको एनआर की कैटेगरी मिलेगी। ऑलराइट, चलिए
थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।